contains strong language, violence, blood. Viewer discretion is advised. ब्रदर beheaded his own sister। 21 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के मितवारा गांव के घर के अंदर आसिफा और उसके बड़े भाई के बीच लड़ाई हो रही थी। आसिफा अपने गांव के लड़के चांद बाबू के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थी और ये बात आसिफा के घर वालों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में थे। इस बात को लेकर के बार बार आसिफा और उसके बड़े भाई के बीच रोज़ रोज़ लड़ाई होती थी। वो आसिफा को चांद बाबू से बात करने के लिए बार बार मना करता था, पर आसिफा अपने प्यार के लिए हमेशा लड़ती थी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, रिजवान आसिफा को मारने की भी धमकी देने लगा। उनकी लड़ाई हर दिन होती रहती थी, पर 21 जुलाई को बात बिगड़ गई। आसिफा और रिजवान हमेशा की तरह लड़ाई कर रहे थे, पर लड़ाई में आसिफा ने बोला कि उसे और चांद बाबू को कोई अलग नहीं कर सकता और वो दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं। इस बात को सुन करके रिजवान बौखला जाता है और उसका दिमाग पूरा रेत से भर जाता है। उसके घर में रखा हुआ मशेटी को लेता है आसिफा को मारने के लिए। उसके भाई के हाथ में मशेटी देख करके आसिफा मदद के लिए पुकारती है, पर कोई मदद करे उससे पहले रिजवान आसिफा का गला धड़ से अलग कर देता है। इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए रिजवान अपनी बहन का गला लेकर गांव में घूम रहा होता है, which was really disturbing to watch. कुछ देर बाद पुलिस रिजवान को पकड़ लेती है। इनफैक्ट आसिफा के फादर ने खुद पुलिस कंप्लेंट की थी रिजवान के खिलाफ। एक तरह से देखा जाए तो ये हॉनर किलिंग का भी केस है। इस दुनिया में बहुत सारी फैमिलीज है जो हॉनर किलिंग को सपोर्ट करती है। उनको ये लगता है कि उनके घर की औरत को मारना पीटना चाहिए क्योंकि वो घर की इज्जत डुबा देती है। उनके हिसाब से अगर कोई लड़की प्यार में है, अगर वो फोर्सफुल मैरिज से डिनाई करती है, रोमांटिक रिलेशनशिप में है, डाइवोर्स, यहाँ तक कि अगर वो रेप विक्टिम भी है, तो भी उन्हें ये लगता है कि उनके घर की इज्जत डुबा रही है और ये सोचते हैं कि उसको मार कर उनके घर की इज्जत वापस आ जाएगी। निठारी कांड, द हाउस ऑफ हॉरर। ये 2006-7 में केस सामने आया था। ये इंसिडेंट टेक प्लेस होता है निठारी नामक गांव में, जो नोएडा सेक्टर 31 में है। निठारी गांव में 2003-4 से मिसिंग रिपोर्ट सामने आ रही थी, स्पेसिफिकली टीनेजर की। ये बच्चे ज़्यादातर स्लम एरिया से आते थे और इनमें से कोई भी बच्चा घर नहीं पहुंचा था। जब भी किसी बच्चे के पेरेंट्स पुलिस के पास जाते, वो उन्हें अनसुना कर देते या फिर उन्हें भगा देते थे, क्योंकि वो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पुलिस की इस इग्नोरेंस की वजह से लगातार 2 साल तक बच्चे गायब होते रहे। पर करीब 2 साल बाद सेम केस सामने आया, जहाँ रिम्पा हलदार, एक बच्ची जो नोएडा सेक्टर 31 के पास गायब हो गई। उनके पेरेंट्स ने भी ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर उनसे कुछ नहीं हुआ, तो वो फिर से पुलिस के पास गए और इस बार भी वही हुआ। पुलिस ने उनको अनसुना कर दिया और उन्हें भगा दिया। इसी केस के कुछ दिनों बाद जहां रिम्पा हलदार गायब हुई थी, वहां एक ग्राउंड था जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उनके बॉल नाले में गिर जाती है। 2 बच्चे नीचे से बॉल आने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें नाले में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और वो लोग देखते हैं कि उधर एक पॉलीथीन है और उस पॉलीथीन में से एक बच्चे जैसा हाथ बाहर निकला हुआ है। बच्चे चिल्लाकर भाग के जाते हैं और कुछ देर बाद पुलिस आती है उस एरिया में इन्वेस्टिगेट करने के लिए और कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। पर पुलिस वालों ने आकर इन्वेस्टिगेट करने की जगह लोगों को बोला कि ये कुछ नहीं है, ये बस जानवर का हाथ है जो इंसानी हाथ जैसे रिसेंबल करता है। और विटनेसेस को बोला कि तुम लोग भूल जाओ यहाँ जो भी हुआ है। और पुलिस अपने साथ वो पॉलीथीन बैग भी ले जाती है और अपने साथ एविडेंस भी। तुम लोग देख ही सकते हो कि नोएडा पुलिस कितना इग्नोर कर रही थी इस बात को। 7 मई 2006 को नंदलाल की 17 साल की बेटी पायल D5 नामक मकान के सामने से गायब हो जाती है। जब रात होने पर भी पायल घर नहीं आती, तो उनके परिवार वाले चिंता में आ जाते हैं और वो लोग पायल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। पूछते पूछते ये बात ऑटो ड्राइवर तक पता चलती है और वो ऑटो ड्राइवर बोलता है कि उसी ने पायल को सेक्टर 31 के D5 नामक मकान के सामने छोड़ा था और वो कुछ टाइम तक उधर रुका हुआ था, क्योंकि पायल ने ऑटो का किराया नहीं दिया था। और पायल ने बोला कि भैया 2 मिनट रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। काफी देर तक पायल नहीं आई तो ऑटो ड्राइवर ने घर की बेल बजाई और घर के बाहर सुरेंद्र कोहली आया। सुरेंद्र कोहली D5 नाम के घर का सर्वेंट था। कोहली ने बोला कि पायल कब के पीछे के दरवाजे से घर चली गई है
और अभी आप भी चले जाओ। और ये बात सुनकर ऑटो ड्राइवर भी चला जाता है। जब ये बात पायल के पिता को पता चलती है तो D5 घर के सामने तो जाते हैं पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एट लास्ट उनके पास लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि वो पुलिस के पास जाए, पर इस बार भी फिर से नोएडा पुलिस ने इग्नोर किया और उन्हें उधर से भगा दिया। फिर 1 महीना पुलिस स्टेशन चक्कर लगाने के बाद में थक हार कर नंदलाल SSP के पास गए और उन्होंने पुलिस वालों को ढंग से इन्वेस्टिगेट करने को बोला। ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एज ए सस्पेक्ट सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर D5 नाम के मकान मालिक मुनिंदर सिंह पंडार ने उसको छुड़ा दिया था। मुनिंदर की फैमिली नोएडा सेक्टर 31 में तो नहीं रहती थी, बस मुनिंदर कभी कभी अयाशी करने सेक्टर 31 में आता था। वो प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाता रात भर और उसमें उसका सर्वेंट सुरेंद्र कोहली भी उसकी हेल्प करता था। अक्टूबर 2006 पायल के पिता कोर्ट जाते हैं और फिर से पुलिस पर प्रेशर आता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और नंदलाल भी खुद प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट कर ही रहे होते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि इसी D5 नाम के मकान से गायब हुए थे। पुलिस फिर से वही नाले के पास से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उन्हें इस बार 2 पॉलीथीन बैग मिलती है और उन पॉलीथीन बैग में से 16 इंसानी हड्डियों से भरा हुआ था, जिनमें से 11 लड़कियों की थी और ये ठीक D5 घर के पीछे था। पुलिस 29 दिसंबर को मुनिंदर और कोहली को अरेस्ट कर लेती है। जब ये बात बाहर आती है तो ये तुरंत वायरल हो जाती है। 11 जनवरी 2007 ये केस CBI को ट्रांसफ़र होता है क्योंकि नोएडा पुलिस इधर नेग्लिजेंस दिखा रही थी और वो सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे। और ये केस ट्रांसफ़र होने के बाद में और जब इन दोनों की बातें बाहर आती है तो लॉन्ग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 17 फेब को मजिस्ट्रेट के थ्रू कन्फेशन हुआ और वो बहुत डिस्टर्बिंग था। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। कोहली मुनिंदर के लिए लोगों को लूर करता, जिसमें से 9 बच्चियाँ, 5 अडल्ट लड़कियाँ और 2 बच्चे भी शामिल थे। यहाँ से केस थोड़ा बिजार हो सकता है। फिर लास्ट में कोहली उन्हें जान से मारता और उनके साथ सेक्स भी करता। जब कोहली रेप करने का अटेम्प्ट करता था तो वो उन्हें किसी मेटल ऑब्जेक्ट से मारता और उन्हें ऊपर अपस्टेयर ले जाता और बाथरूम में लेटाकर उनकी बॉडी को अलग अलग काटता था। कुछ बॉडी के पार्ट्स वो अपने पास भी रखता और बाकी बचा वो उन्हें नाले के पीछे फेंक देता था, और जो बचे हुए बॉडी पार्ट्स वो रखता एज ए रिवॉर्ड। वो उन्हें बाद में पकाकर भी खाता था कि कोई उसे पकड़ ना ले। फिर बाकी बचा हुआ बॉडी पार्ट वो एज ए गिफ्ट रखता था, वो उन्हें बाद में पकाकर भी खाता था, कभी कभी कच्चा भी खा जाता था। ये वह सच में बिजार मैन। 13 फेब 2009 को कोहली को डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी इन द चार्ज ऑफ मर्डर एंड रेप ऑफ रिम्पा हलदार बाय स्पेशल CBI कोर्ट। 10 सितंबर 2009 कोहली और मुनिंदर को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था बाय इलाहाबाद कोर्ट। जब कोहली का नारकोटिक्स टेस्ट हुआ, जब उसने कन्फेस करा कि एक लड़की ने कोहली को नामर्द बोल दिया था, उसकी वजह से उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर हुआ और वो तब से ऐसा करता था। और जिस लड़की ने उसको नामर्द बोला उसने उसको सफोकेट करके मार दिया और फिर उसके साथ सेक्स किया। और उसके बाद से ही कोहली लड़कियों को अपने घर बुलाता, मर्डर एंड रेप करता, फिर उन्हें काटकर फेंक देता था। एट द एंड उन दोनों के लॉयर ने उन्हें पेनल्टी से बचा लिया, उन्हें ये बोलते हुए कि उनके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस कोहली को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ अंडर IPC सेक्शन 364 एंड डेथ अंडर 302, इन विच मुनिंदर को सिर्फ 7 साल की सजा होती है और वो अब 7 साल की सजा काटकर बाहर घूम रहा है। वेल, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आगे भी ऐसे डार्क कंटेंट्स, ट्रू क्राइम केस वगैरह लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, मैं चला सोने।